गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमें करना है न्यूमेरिकल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल अगर आपको बेसिकली समझ में जाएगा करना क्या है, कैसी स्टेप है, तो बाकी सब न्यूमेरिकलों में खाली कुछ कुछ वैल्यूज चेंज होती है, कुछ कुछ टाइप चेंज होता है, कुछ नया आता है। तो वो केवल नया क्या आता है, वो एक लाइन का डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। बाकी सब इजीली आपका जैसे मेथड चलेगी वैसे ही चलेगा। तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना कोई बड़ी बात नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। तो एक क्वेश्चन है आपका आया हुआ है 2017 जून में। क्वेश्चन क्या बोलता है, वो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है एनालाइज द बीम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्वेश्चन बोलता है एनालाइज द बीम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एनालाइज द बीम बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड plot the bending moment diagram BM, bending moment diagram या BMD लिख लो, and deflected shape ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका यूनिवर्सिटी में जून 2017 में। क्या दिया है क्वेश्चन में वो देख लेता हूं। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सीधा सीधा एक फिक्स्ड बीम है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एक फिक्स्ड बीम है, ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है। उस पे आपका यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। कितने मीटर स्पान पे है ये 6 मीटर स्पान पर है। और यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। अगेन आपका ये क्या है, 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और एक सपोर्ट है। ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस आपको दी है 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपको दी है 2 मीटर। टोटल लेंथ अगेन कितनी हो गई 5 मीटर, और ये कितना हो गया 2i। उसके बाद एक पॉइंट लोड सेंटर पे लगा है, कितना 8 किलो न्यूटन। ये डिस्टेंस आपकी 2.5 मीटर है। अगेन ये डिस्टेंस 2.5 मीटर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका i है। टोटल अगर मैं बात करूं तो ये 5 हो, ठीक है, i 2i और i। इसका नाम हो गया A B C और D, ABCD, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें मालूम है सबसे पहले कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में मेरा पहला काम होगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना। कैसे भी एंड हो हमें इनिशियल मान के चलना है कि जैसे ए बी स्पान की बात कर रहा हूं तो दोनों तरफ से फिक्स है और उस पर मोमेंट आएगा। बीसी स्पान की बात करूं इसको भी फिक्स मान के चलना है इनिशियली, और सीडी को भी फिक्स मान के चलना है। भले ही आपका सिंपली सपोर्टेड है, भले ही आपकी रिएक्शन लग रही है सिंपली सपोर्टेड जैसे फिक्स नहीं है, लेकिन इस मेथड में पहली स्टेप ही यही है कि आपको हर स्पान को फिक्स मान के चलना है, और उस स्पान पे फिक्स होने के बाद उस लोड के कारण जो भी लोड लग रहा है उस एंड्स पे क्या मूवमेंट आएगा उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। और सबके फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहली स्टेप मेरी रही बहुत आसान है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट अगर मुझे क्या मालूम होते हैं, फॉर्मूले मालूम होते हैं। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट में मैंने 2-3 चीजें सिखाई थी। पहला कि जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा माइनस साइन कंसीडर करूंगा, और राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस साइन कंसीडर करूंगा, कपल को छोड़ के। एक चीज ये थी, अगर मैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो स्पान ए बी के लिए बात कर रहा हूं। स्पान ए बी के लिए मेरा एम फॉर मोमेंट, एफ फॉर फिक्स, ए से बी, एम एफ ए बी। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं माइनस, और यूडीएल के लिए फॉर्मूला जाएगा WL² बाय 12। तो इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो माइनस W की जगह आ गया 2, L की जगह आ गया आपका 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपकी आ गई वैल्यू 0.67, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपका आ गया 0.67। सॉरी, एल की वैल्यू देखा ना बेटा, एल की वैल्यू 6 मीटर है, वहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका आ गया -6 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम एफ, ये ए बी था, बी ए की बात करेंगे तो बी से ए गया, राइट टू लेफ्ट गया, प्लस साइन आएगा, और यूडीएल के लिए फॉर्मूला तो सेम रहेगा WL² बाय 12। तो प्लस W की वैल्यू 2 किलो न्यूटन पर मीटर, L की वैल्यू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12।
प्लस में ही आ जाएगी, सेम जब वैल्यू है तो प्लस 6 किलो न्यूटन मीटर। देन उसके बाद स्पान बीसी की बात करूंगा, तो स्पान बीसी पे क्या हो जाएगा, एम एफ बी सी। सेंटर पे लोड नहीं है, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने बोला था कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था। ये W है, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, टोटल लेंथ L है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरा आएगा माइनस, ऐसे जाने में W पहले कौन आया, जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहले A आया, तो A बचे हुए डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो इसका मतलब एम एफ बी सी हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 5, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, बी की वैल्यू से पाने के लिए कितनी हो गई 2 का स्क्वायर, एल माने कितना हो गया 5 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2.40 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम एफ सी भी लिखता हूं, सिमिलरली एम एफ सी ए भी लिखता हूं। तो मैंने बोला मैं राइट टू लेफ्ट जाना चाह रहा हूं, राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो पहले आएगा बी, तो इसलिए हो जाएगा पहले कि राइट टू लेफ्ट गया तो प्लस साइन, डब्ल्यू पहले कौन आएगा बी, बचा हुआ कौन है ए, तो ए का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, या पहले डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल तो दूसरी बार में डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। तो सेम आ जाएगा ये 5 इंटू ए की जगह कितनी वैल्यू है, ए की जगह वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस हुई 2/5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.6, चेक करके देखिए 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो 3.6 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू आ गई आपकी। अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ, अब आपका कौन सा स्पान बचा, सीडी। तो फॉर स्पान सीडी की बात करता हूं, तो फॉर स्पान सीडी के लिए क्या वैल्यू है, तो फॉर स्पान सीडी, तो सीडी के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी, सेंटर पे लगा है तो चाहूं तो मैं एम एफ ए बी माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर से काम चला लूं, या सेंटर पे डायरेक्ट माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 भी आता है। तो कुछ नहीं, अगर इसको देखना चाह रहा हूं और ए की जगह में एल बाय 2 रख दूं और बी की जगह एल बाय 2 रख दूं, तो मेरा जो एम एफ सी डी कितना हो जाएगा, तो एम एफ सी डी डब्ल्यू माने कितना हो गया 8, ए माने कितना हो गया, या इसकी वैल्यू नहीं भी रखूं और सीधे सॉल्व करूं तो इसको मैं अगर बोल दूं कि डब्ल्यू तो डब्ल्यू ए की जगह एल बाय 2, बी की जगह एल बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाय 2 इंटू एल स्क्वायर बाय 4 अपॉन एल स्क्वायर, एल से एल स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली वैल्यू आएगी माइनस डब्ल्यू एल बाय 8। इसका मतलब अगर सेंटर लोडिंग आपको याद भी नहीं है तो इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकालो, सेम निकलेगी, कोई अंतर की बात नहीं है। और याद है डायरेक्ट सेंटर पे अगर सेंट्रल कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है तो माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 डायरेक्ट भी लगाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एम एफ सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू माने 8, एल माने पूरा कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया माइनस 5 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली एम एफ डीसी की बात करता हूं, तो एम एफ डीसी भी कितना हो जाएगा, आने में जो वैल्यू है वही आएगी, या आप उल्टा बोल दो, इस बार ए का स्क्वायर कर दो तो डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय बी बाय एल स्क्वायर। फिर वही मैंने बोला ए की जगह एल बाय 2 रख दो, बी की जगह एल बाय 2 रख दो। जब ये वैल्यू रखोगे तो एम एफ डी सी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए की जगह आप लिख सकते हो एल बाय 2 का स्क्वायर, बी की जगह लिख सकते हो एल बाय 2 का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर बाय 4 इंटू एल बाय 2 अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये भी प्लस डब्ल्यू एल बाय 8। तो आप अगर सेंटर में वैल्यू है तो डायरेक्ट माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 और प्लस डब्ल्यू एल बाय 8 रख सकते हो। ये तो मैंने बताया कि अगर गलती से आप फॉर्मूला भूल भी जाओ सेंटर के लिए क्या है, तो इन्हीं फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो एम एफ डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू एल माने 5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा प्लस 5 किलो न्यूटन मीटर। वीडियो को रोककर आप फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू लिख लीजिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी वो मैंने रखी। ये तो आप डायरेक्ट डब्ल्यू एल बाय 8 भी रख सकते हो, नहीं रखना डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर भी रख लो, सेंटर में उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी, कैसे भी करके चेक कर लीजिएगा।
सिमिलरली डीसी पे भी डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर भी रख सकते हो या डब्ल्यू एल बाय 8 भी रख सकते हो। कब? जब सेंटर पे हो ना। ये सेंटर पे नहीं था, ये सेंट्रिक था, 3 और 2 था, लेकिन ये सेंटर पे 5 मीटर के आधे पे लगा, 2.5 मीटर पे, तो माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 और प्लस डब्ल्यू एल बाय 8 रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर फॉर्मूला याद है। और नहीं याद तो ऊपर डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर और डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर से भी रखोगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए। तो ये आपने निकाल लिया फिक्स्ड एंड मोमेंट, कोई बड़ी बात नहीं थी, फॉर्मूला बेस था। तो पहली चीज तो मेरा बहुत आसान था, फिक्स्ड एंड मोमेंट के फॉर्मूले मुझे मालूम होने चाहिए, कहां से ड्राइव हो गए वो भी मुझे मालूम है, और खाली इस पे वैल्यू रख के फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तो मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट जो मुझे लगेगा बार बार वो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट एक तरफ से लिखते चलूंगा ताकि मेरा आसान रहे। तो मेरा एम एफ ए बी जो आया, एम एफ ए बी -6, एम एफ बी ए क्योंकि सेम था तो +6, एम एफ बी सी मेरा आया -2.4, एम एफ सी बी आया +2.4, एम एफ सी डी आया -5, एम एफ डी सी आया +5। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे लगेगा। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज आ गई। अगली स्टेप मेरी क्या थी? अगर स्टेप देखता हूं तो सेकंड स्टेप रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या रहेगी? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। तो पहली स्टेप हो गई फिक्स्ड एंड मोमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। एक चीज याद रखना है, कैलकुलेटर हमेशा चलाते चलना है, कैलकुलेटर से ही प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आप सोचे कि हम बाहुबली हैं, शक्तिमान हैं और सीधे एग्जाम में जाके सीधे सॉल्व कर देंगे तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो ये चीज याद रखना कि टॉस में न्यूमेरिकल वैल्यू है, पूरा पेपर ही न्यूमेरिकल है। अगर कैलकुलेटर ढंग से नहीं चला पाए तो चांसेस होगी कि आपको लगेगा मैंने सही किया, लेकिन एग्जाम में जब पता चला रिजल्ट कुछ और आएगा। तो ये ध्यान रखें कि कैलकुलेटर भी चलाना है। स्टेप सेकंड की बात करूंगा तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल की जब मैं बात करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना था, मैंने पढ़ा था। सबसे पहले मेरा सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर के बाद आएगा ज्वाइंट, ज्वाइंट के बाद आएगा मेरा मेंबर, मेंबर के बाद मैं लिखूंगा अगला मेरा रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस को क्या लिख सकता हूं शॉर्ट में RS, फिर लिखूंगा समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, और जब ये आ जाएगा तो लास्ट में आएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF। लास्ट में मेरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसको ब्रैकेट में बोलेंगे D.F, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आगे सॉल्व करने में मेरे कुछ नहीं करना। कितना ज्वाइंट होगा? ज्वाइंट वो जिसमें एक से ज्यादा मेंबर हो, BA और BC में एक B ज्वाइंट होगा, CB और CD में दूसरा C ज्वाइंट होगा, बाकी D में एक ही मेंबर आ रहा है, A में एक ही मेंबर आ रहा है। इसका मतलब सीरियल नंबर 1 ज्वाइंट का नाम मैंने लिखा B पे खड़ा हुआ तो एक मेंबर होगा BA, B पे खड़ा हुआ तो दूसरा मेंबर होगा BC। मेरा कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा? ये B कहलाएगा। सेकंड नंबर में मैंने लिखा C ज्वाइंट, C पे खड़ा हुआ तो एक मेंबर होगा CB, दूसरा मेंबर होगा मेरा CD। तो ये मेरा मेंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत। ज्वाइंट मतलब एक से ज्यादा मेंबर आकर किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, मिलेंगे तो उसको ज्वाइंट बोलूंगा। अगर एक ही मेंबर है तो उसको पॉइंट बोलूंगा, ज्वाइंट नहीं बोलूंगा। तो B पॉइंट पे B पे खड़ा हुआ BA मेंबर और BC मेंबर, C पे खड़ा हुआ तो CB और CD मेंबर। उसके बाद रिलेटिव स्टिफनेस मैंने बहुत सीधा पढ़ा था कि अगर मेरे फार एंड फिक्स्ड है तो I/L, मेरा फार एंड सिंपली सपोर्टेड है तो 3/4 I/L, और इंटरमीडिएट है तो I/L। इसका मतलब फार एंड अगर मेरा फिक्स होगा या इंटरमीडिएट मेरे स्पान होंगे तो उस केस पे मेरा रिलेटिव स्टिफनेस ऑलवेज I/L रहेगा, और अगर नहीं है I/L रहेगा। और अगर मान लीजिए वो हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट के केस में वो 3/4 I/L, हिंज हो या रोलर हो या सिंपली सपोर्टेड हो, कितना होगा? 3/4 I/L। तो अब यहां रखता हूं वैल्यू और निकालता हूं। तो मैंने बोला B मेंबर पे खड़ा हूं, A को देख रहा हूं, फार एंड क्या हुआ? A मेरा मेंबर है फिक्स, और फिक्स के लिए कितना होगा? I/L। I की वैल्यू भी I और L की वैल्यू इस मेंबर के लिए 6। ठीक है,
बी से सी देगा तो आगे और सपोर्ट है, मतलब ये कहलाएगा इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के लिए भी सर आई बाय एल, लेकिन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2i और एल की वैल्यू इस केस पे कितनी 5। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर मैं इसको बोलूं थोड़ी देर के लिए i1 समझने के लिए, इसको बोलूं i2 समझने के लिए, इसको बोलूं i3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इस लेंथ को बोल दिया L1, इस लेंथ को बोल दिया L2, इस लेंथ को बोल दिया L3 समझने के लिए, तो I1 अपॉन L1, I2 अपॉन L2। कोई दिक्कत? तो I1 माने I, L माने 6, I2 माने 2i, L माने 5। उसके बाद C से B पे गया, C से B पे गया, अगेन देखो दूर और भी सपोर्ट है, मतलब ये कहलाएगा इंटरमीडिएट बीच का, और इंटरमीडिएट के लिए वैल्यू होगी I बाय L। किसकी बात कर रहा हूं, CB, मतलब इसी स्पान की बात कर रहा हूं, तो ये होगा I2 बाय L2। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो I2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2i और L2 माने कितना 5। CD की बात करता हूं तो C से D पे गया, C से D पे गया, फार एंड क्या है, C पे खड़ा और D को देखा, फार एंड फिक्स है, तो फिक्स के लिए कितना होगा I बाय L, तो I3 बाय L3। I माने कितना, I माने I और L माने कितना इस केस के लिए 5। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस आ जाएगा। इसको जोड़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसको जोड़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और समझते चलना क्या कह रहा हूं, कैसे लिखना है। आप अपना कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सब अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट के बाद सॉल्व होगा, सॉल्व के बाद ए बी ऑब्लिक सी होगा। कैलकुलेटर पे क्या लिखा होगा, ए बी ऑब्लिक सी लिखा होगा। कैलकुलेटर पे क्या लिखा होगा, ए बी ऑब्लिक सी लिखा होगा। ध्यान से देखो, शिफ्ट सॉल्व ए बी ऑब्लिक सी, दिख गया सबको, ए बी ऑब्लिक सी बटन, शिफ्ट सॉल्व, सॉल्व के बाद ए बी ऑब्लिक सी या डी ऑब्लिक सी लिखा हुआ है, अगर येलो से देखोगे तो ए बी ऑब्लिक सी वाला बटन का यूज करना है। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा i बाय 6, तो i तो नहीं लिखोगे, i की जगह 1 ही मान के चलना, तो i बाय 6, तो i नहीं, i की जगह कितना 1, तो मैंने लिखा 1 और ए बी ऑब्लिक सी दबा दिया, ए बी ऑब्लिक सी दबा के डिवाइडेड में कितना है 6। ठीक है, तो क्या किया मैंने, देखो 1 लिखा, i तो नहीं होगा, ए बी ऑब्लिक सी दबाया और फिर l की वैल्यू रख दी कितनी 6। तो जब ऐसा लिखोगे तो ये वाला पार्ट हो गया, प्लस दबाओगे क्या हो गया 2i, तो i तो लिखना नहीं, i की जगह तो 1, तो कितना हो गया 2। फिर दबाओगे आप ए बी ऑब्लिक सी, जब आप ए बी ऑब्लिक सी दबा रहा होगा तो कुछ इस तरीके का, ए बी ऑब्लिक सी दबाने में कुछ इस तरीके का पार्ट आ रहा होगा, और डिवाइडेड बाय कितना लिखना है इसमें 5। तो क्या लिख दिया 1 ए बी ऑब्लिक सी दबाया, फिर 6 दबाया, प्लस 2, i की जगह तो 1 है तो 2 ही हुआ, ए बी ऑब्लिक सी के बाद कितना लिख दूं 5 और इक्वल टू दबा दूंगा, तो ये वैल्यू मेरी आएगी 17/30i। ठीक है, कितनी आएगी 17/30i। कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। सिमिलरली इन दोनों को जोड़ता हूं तो वैसे तो 3/5 दिख जाएगा, लेकिन तब भी कर लो प्रैक्टिस के लिए। पहले दबाऊंगा, कितना लिखा 2, तो मैंने दबाया 2, फिर दबाना है क्या दबाया 2, आई तो आई, ठीक है, ए बी ऑब्लिक सी, तो आपने ए बी ऑब्लिक सी दबाया और डिवाइडेड बाय कितना है 5, तो 2 ए बी ऑब्लिक सी डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/5, तो प्लस 1 ऑब्लिक, मतलब ए बी ऑब्लिक सी दबाओ, तो ए बी ऑब्लिक सी दबाया और 5, तो 1 ए बी ऑब्लिक सी 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3/5i आपका ये टोटल आ गया। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करने में आसानी होती है, समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। अब क्या बचा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो मैंने क्या बोला था, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो यहां पे देखें रिलेटिव स्टिफनेस हुआ इस केस पे i बाय 6, क्या लिखा i बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा रिलेटिव स्टिफनेस 17/30i। कैलकुलेटर 2 पे फिक्स कर लेना, ये ध्यान रखना। कैलकुलेटर आपको कितने पे फिक्स करना है, कैलकुलेटर आपको 2 डिजिट पे फिक्स करना है। कैसे करते हैं, आप दबाएंगे फिक्स करने के लिए, फिक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, फिक्स करने के लिए आप कैलकुलेटर में मॉड दबाते रहेंगे। कितनी बार दबाएंगे, जब तक FIX नहीं दिख जाए, तो 5 बार दबाने में
5 टाइम्स आपने जब मॉड दबाया तो आपको दिखेगा FIX और उसके नीचे 1, तो आप किसको दबा देंगे, आप 1 को दबा देंगे। अब पूछेगा कितने से, ऐसा लिखेगा फिक्स 0/9 और क्वेश्चन मार्क, तो कितने पे फिक्स करना है, 2 पे, तो आप नेक्स्ट दबा देंगे 2, आप दबा देंगे 2, तो आपका ऐसा दिखने लगेगा पॉइंट के बाद 0 0। तो आपने कैलकुलेटर कितने पे फिक्स कर लिया, आपने कैलकुलेटर फिक्स कर लिया 2 पे। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे कैलकुलेटर 2 पे ही फिक्स करना है, याद रखना, उससे ज्यादा पे करोगे तो बताऊंगा क्या परेशानी आती है, ठीक है। ये हो गया, तो कैलकुलेटर 2 पे फिक्स करके इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर सकता हूं, 1/6 है तो 1 AB/6, फिर क्या है ये बड़ा डंडा मतलब डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 17/13, तो 17 AB/C डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू क्या, तो ये आ रहा है आपका 5/17, और इसी को और आप चेंज करना चाहें, अगर AB/C को आप चेंज करना चाहें तो एक ही बार फिर से उस बटन को दबा दीजिए। अगर आप इस वैल्यू को इस रेशो में चेंज करना चाह रहे हैं तो इस रेशो में चेंज करने के लिए, जैसे 5/17 था, इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहा है 0.29 पे, तो कुछ नहीं करना, 5/17 के बाद AB/C दबा देना। जैसे ही 5/17 आएगा तो AB/C दबा देना, ऐसे करके तो 0.29 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I/5 डिवाइडेड बाय 2I/5 डिवाइडेड बाय 17/30I। इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, कैसे करेंगे, वही तरीका, क्या लिखा है 2/5, तो 2AB/5 प्लस 17/13, तो 17 AB/C और कितना 30। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 29/30। आपको पॉइंट पे चाहिए तो क्या कर दोगे, AB/C दबाओगे तो 0.97 आएगा। चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने 2/5 प्लस कितना डिवाइडेड बाय 17/30, 12/17 है, मैंने गलत लिखा था, यही सब ध्यान रखना है। 12/17 और 12/17 को फिर AB/C दबा दूंगा तो 0.71। और मैंने पढ़ा था, चेक लगाने के लिए मैंने पढ़ा था कि साहब किसी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन का सम जो होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, एक तो सही है, चेक करके देख लो। तो 0.71 प्लस 0.29 को ऐड करोगे तो वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब आपने जो किया है बी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.29 और 0.71 सही है। सिमिलरली यहां कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या लिख दूंगा 2I/5 डिवाइडेड बाय कितना लिख दूं 3/5I। सॉल्व कर दूंगा तो हो जाएगा 2AB/5 प्लस 3AB/5, सॉरी डिवाइड है ना, प्लस करता हूं इसलिए गलत होता, डिवाइडेड बाय 3AB/5। तो वैल्यू आई सर आपकी 2/3, वैसे भी दिख रहा था कि 5 से 5 आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और 2/3 को AB/C से दबाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी सर 0.67। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हो जाएगी I/5 डिवाइडेड बाय 3/5I, तो अगेन 1/3 आएगी वैसे तो, पर निकालो तो 1 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 1/3 और 1/3 को वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.33 आ जाएगा। तो टोटल इन दोनों का भी कितना आएगा वो चेक कर लो, तो इन दोनों का टोटल भी कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का टोटल भी 1 आना चाहिए, अगर आएगा तो सही है। तो ये आपने कुछ नहीं किया, ये आपने केवल चेक किया। ये क्या किया मैंने, चेक, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं। एक बार वीडियो रोक कर लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं एक बार फिर से उसको, कोई बड़ी बात नहीं, लिख लिया होगा। बेसिकली ये सब नहीं लिखना है जो AB/B है, ये तो मैं कैलकुलेटर समझाने के लिए कि बोल रहा हूं तो ये समझ में आ जाए कैसे करना, इसलिए लिख देता हूं। आपको कैलकुलेटर चला चला के आदत हो जाएगी, मैं इसको मिटा लेता हूं। और अब मेरे को नई चीज मिल गई कि साहब BA का डिस्ट्रीब्यूशन जो था, अगर DBA लिखूं तो DBA का डिस्ट्रीब्यूशन 0.29, DBC लिखूं तो DBC का डिस्ट्रीब्यूशन कितना 0.71, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हाँ। उसके बाद C का लिखूं तो DCB
0.67 और डी सी डी 0.33। ठीक है, ये वैल्यू मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे लगेंगी हर जगह। तो देख लेता हूं एक बार फिर से, लिख लिया होगा आपने वीडियो रोक के, कुछ नहीं करना है। सीरियल नंबर 1 2, ज्वाइंट मैंने बोला एक से ज्यादा मेंबर जहां जाए तो बी ए आ रहा है और बी सी आ रहा है, मतलब बी ज्वाइंट हुआ तो ज्वाइंट बी पे खड़ा हुआ तो बी ए मेंबर और बी पे खड़ा हुआ तो बी सी मेंबर, सी पे खड़ा हुआ तो सी बी मेंबर और सी पे खड़ा हुआ तो सी डी मेंबर। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि अगर मेरा फार एंड मतलब दूर वाला एंड क्या हो, अगर मेरा फार एंड फिक्स हो तो आई बाय एल, अगर मेरा फार एंड फिक्स हो तो आई बाय एल, और अगर ये बीच में सपोर्ट है तो इंटरमीडिएट सपोर्ट, तो इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए भी आई बाय एल। 3/4 आई बाय एल होता जब फार एंड सिंपली सपोर्टेड होता। इस क्वेश्चन पे कहीं सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये दोनों इंटरमीडिएट हैं, एंड सपोर्ट दोनों फिक्स हैं। जब एंड की बात कर रहा हूं, एंड ई एन डी एंड, तो ये तो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट आई बाय एल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो मैंने बोला बी से ए गया, बी से ए पे फार एंड फिक्स है तो आई बाय एल, इसलिए I1/L1। I1 की वैल्यू क्वेश्चन में आई दी, एल की वैल्यू 6 दी। बी से सी गया, अगेन इंटरमीडिएट तो आई बाय एल, मतलब I2/L2, आई की वैल्यू क्वेश्चन में 2i दी और लेंथ हुई 5। सिमिलरली सीबी की बात करूंगा तो अगेन इंटरमीडिएट, क्योंकि इसके आगे और क्या है, ज्वाइंट है, तो इंटरमीडिएट कहलाएगा, और इंटरमीडिएट के लिए आई बाय एल, तो ये मैंने लिखा I2/L2, आई की वैल्यू कितनी 2i और एल की वैल्यू कितनी 5, तो I2/L2 की वैल्यू रखी 2i/5। और सी से डी गया तो फार एंड फिक्स है, फार एंड फिक्स रहेगा तो फिर से आई बाय एल, तो आई बाय एल से कितना हो गया, आई की वैल्यू आई, एल की वैल्यू 5। यहां तक हो गया। कैलकुलेटर में इनको जोड़ना है, इनडायरेक्टली जोड़ो या जिस मेथड से मैंने बताया वैसे जोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुक देखोगे तो कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, इसलिए समझाया, नहीं तो बुक में ऐसे सर खुजाओ कहां से आ गया। तो क्या किया मैंने, कैलकुलेटर में फिर से समझा रहा हूं कैसे करना है, समझ जाना। 1/6 लिखना है ऐसा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 प्रेस करूंगा, शिफ्ट सॉल्व और सॉल्व के नीचे लिखा हुआ AB/C उसको दबा दूंगा, तो मेरी कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, इसका मतलब वो हो गया बटा, ठीक है, ये डिवाइड वाला। नीचे क्या लिखा हुआ 6, तो 6 दबा दूंगा, प्लस करूंगा, इसको जोड़ना इससे, तो फिर आई तो लिख नहीं रहा, आई की जगह 1 ही लिखना, तो ये हुआ 2, फिर ये क्या हो जाएगा AB/C और वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो दोनों को ऐड करने के बाद आ रही 17/30, आई लिख नहीं पाया तो इसलिए यहां आई लिख दिया, तो 17/30 आई। सिमिलरली नीचे वाले को जोड़ू तो 2 AB/B/5 प्लस 1 मतलब आई, AB/B में कितना लिख दूं 5, जोड़ा तो आ गया 3/5 आई, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एट ज्वाइंट, ज्वाइंट का जोड़ता हूं, पूरा नहीं जोड़ता, इस ज्वाइंट पे रिलेटिव स्टिफनेस आया 17/30 आई, और स्टिफनेस अकेला आया तो I/6 और 2i/5, याद रखना, स्टिफनेस अकेला, रिलेटिव स्टिफनेस इतना, और समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस कितना हो गया 17/30 आई। फिर नीचे भी जोड़ लिया तो 3i/5। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो पर्टिकुलर ज्वाइंट का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब इसको बांटना है 2 पार्ट में, तो कितना हो जाएगा I/6 मतलब AB/C डिवाइडेड वाला साइन लगाऊंगा, और कितने से 17/13, तो 17 AB/C, तो वो डिवाइड वाला साइन 30 आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 5/17। इस 5/17 को अगर पॉइंट में करना है तो वापस 5/17 जैसे ही आया AB/C ठोक देना, 5/17 जैसे आया AB/C ठोक देना, ये 0.29 बदल जाएगा, फिर इक्वल टू दबा दो तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। सिमिलरली 2/5 तो 2 AB/C 5 प्लस 17/30 तो 7 AB तो यहां पे कितना 17/30 तो डिवाइडेड बाय 2i/5 तो 2 AB/C माने 5 डिवाइडेड बाय 17 AB/C 30, तो यह है 12/17, और 12/17 को अगर पॉइंट में बदलना है तो फिर AB/C दबा दूंगा तो 0.71 आएगा। और मैंने बोला था चेक करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम जॉइंट पे 1 होना चाहिए, तो 0.29 और 0.71 को जोड़ के देखना, 1 आएगा तो सही है और नहीं आएगा तो तुमने गलत किया, ये चेक है। सिमिलरली सी के लिए भी बात करी थी, तो सी के लिए भी क्या हो जाएगा 2 AB/5 डिवाइडेड बाय 3 AB/5, तो कितना आ जाएगा 0.67। 1/5 AB/5 क्या हो जाएगा 1 AB/5
ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 AB/5, तो ये ऐसा आ जाएगा इक्वल टू 1/3, और फिर से AB/5 को जोड़ा तो 0.33, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 1 आएगा। तो ये मेरी सेकंड स्टेप हुई जिसका सुंदर सा नाम था कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल। मतलब मुझे समझ में आ गया कि अब जो मोमेंट है इस प्रोपोर्शनेट में डिवाइड होंगे, जो मेरे मोमेंट है वो इस प्रोपोर्शनेट में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आगे मेरी नेक्स्ट स्टेप रहेगी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट स्टेप मेरी रहेगी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बना देता हूं। ठीक है, यही सब कुछ है क्वेश्चन पे, लेकिन ये टेबल चालू कैसे होगी वही मेन बात थी। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट स्टेप थी मेरी स्टेप नंबर 3 मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैं तो यहां बस देखने के लिए बना दे रहा हूं कि ये फिक्स था, ये बी था, ये सी था और ये फिक्स था। खाली ये मेरे देखने के लिए बनाया मैंने, आपके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये मैंने बना दिया। जो मैं AB/C बता रहा हूं कर लेना, नहीं तो ज्यादा वैसे करोगे डिवाइड तो कहीं कैलकुलेशन गलत होगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जैसे बता रहा हूं वैसे ही कैलकुलेटर चलाना और प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन मिटाता हूं और बात करता हूं कि क्या करना था मुझे और कैसे सॉल्व होगा, और साथ में लिखते जाऊंगा मैं, है ना, क्या क्या हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है। तो जब आप इसको उतारेंगे तो जगह आजू बाजू थोड़ी सी छोड़ के रखना, क्योंकि पहले क्वेश्चन में जो जो किया हमने वो समझ में आ जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन में जो जो किया वो हमें समझ में आ जाएगा, फिर आगे हम कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो अब मेरे को बनानी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मैंने बोला था जितना ज्वाइंट था वहां डब्बे बनाने, तो ये मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए एक लाइन पूरी खींची। ठीक है, मैंने बना लिया इसको एक लाइन पूरी खींची, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा डी। ठीक है, मैंने बोला जो ज्वाइंट होगा वैसा डब्बा बना दूंगा। तो मेरे कितने ज्वाइंट है बेटा, मेरे 2 ज्वाइंट हैं। ठीक है, ज्वाइंट को मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया लाइन से। इस ज्वाइंट में मैंने ऊपर लिखा बी, ये मेरा ज्वाइंट था सी, ये डी। ए से बी जाऊंगा तो ए बी से ए आऊंगा तो ये बी ए, बी से सी जाऊंगा तो ये बी सी से बी आऊंगा तो ये सी से डी जाऊंगा तो ये सी डी, और ये डी से सी जाऊंगा तो डी सी। ऐसा डब्बा बना लूंगा, ऐसा डब्बा बना लूंगा। किसी को कोई दिक्कत? बिल्डिंग बना दी, क्या बना दी? बिल्डिंग। नेक्स्ट स्टेप मैंने बोली थी कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना है। बीए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? बीए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.29। बीए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? 0.29। बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? 0.71। बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? 0.71। सीबी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? 0.67। और सीडी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना? 0.33। तो ये मेरी पहली स्टेप थी जिसको मैंने बोला कि मैंने जो डब्बे बनाए थे उसके अंदर किसकी वैल्यू रख दी? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहां से आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैंने पीछे निकाला था, कैलकुलेट किया था, वहां से आया। ठीक है, अगला मेरा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एंड मोमेंट मुझे लिखने, फिक्स्ड एंड मोमेंट मुझे लिखने। कहां लिखने? इधर लाइन पे लिखने। तो ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट पीछे देखेंगे तो ए बी का फिक्स्ड एंड मोमेंट आया था -6, बीए का आया था +6, बीसी का आया था -2.4, सीबी का आया था +3.6, सीडी का आया था -5 और ये +5। यहां साइड में लिखूंगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। अगली बार इसको शॉर्ट पे लिखूंगा FEM। ठीक है, तो मैंने पहला स्टेप में क्या किया? डब्बे के अंदर लिखा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और नीचे लिखा फिक्स्ड एंड मोमेंट जो मैंने पहली स्टेप में कैलकुलेट किया था। नीचे मैंने लिखा फिक्स्ड एंड मोमेंट जो कि मैंने पहली स्टेप पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, आगे चलता हूं मैं इसमें। और मैंने क्या लिखा था? अगर मैं मेथड पढ़ता हूं तो मेथड में मैंने लिखा था अगर मेरे दोनों एंड फिक्स हैं तो मेरी जो टेबल स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी बैलेंस एंड कैरी ओवर से। वो स्टार्ट होगी बैलेंस एंड कैरी ओवर से। बैलेंस कैसे करना है बड़ा ध्यान से देखना है। बैलेंस कैसे करना है बड़ा ध्यान से देखना है, और मैं लिखा भी दूंगा क्यों करना है, कैसे करना समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखो। मैंने बोला बी ज्वाइंट पे बी ए और बीसी मिला के कितना मोमेंट? टोटल निकाल दो। तो 6
-2.4 कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, 6 - 2.4 जो भी आया 3.6, मतलब इस जॉइंट पे टोटल मोमेंट कितना होगा, इस जॉइंट पे टोटल मोमेंट 3.6 होगा। तो 3.6 को 0.29% से यहां डिवाइड करना है और 3.6 को 0.71 से यहां डिवाइड करना है, इसको मैं बोलता हूं बैलेंस। मतलब इस जॉइंट पे टोटल मोमेंट कितना आएगा, तो मैंने लिखा 6 - 2.4, 6 - 2.4 तो कितना आ गया, 3.6 आ गया। 3.6 इन दोनों का टोटल कितना आ गया बेटा, 3.6 आ गया। इस 3.6 में 0.29 से इंटू करके यहां लिखूंगा अपोजिट साइन के साथ, इस 3.6 में इन दोनों से इंटू करके यहां लिखूंगा अपोजिट साइन के साथ। समझाने के लिए मैं यहां डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, बाद में लिखूंगा कैसे निकाला। तो क्या करना है विनोला, इस बी जॉइंट पे कितना मोमेंट, 6 - 2.4, तो मैंने लिखा 6 - 2.4 वैल्यू आई 3.6, 3.6 का इंटू 0.29 से, 3.6 का इंटू 0.29 से, और आंसर विथ नेगेटिव साइन लिखना है, आंसर विथ नेगेटिव साइन। तो जो भी 6 - 2.4 को जोड़ा तो 3.6 इंटू 0.29 किया तो यह आएगा 1.04, आंसर विथ नेगेटिव साइन लिखना। जो भी यहां आ रहा है प्लस में तो ये आएंगे माइनस में, अगर ये आएगा माइनस में तो यहां आएंगे प्लस में। फिर 6 - 2.4 मतलब क्या हुआ, 3.6, और 3.6 का कितना 0.29 पार्ट यहां चला गया तो बचा हुआ यहां चला जाएगा, तो इंटू 0.71 तो -2.56। इसको मैं बोलता हूं बैलेंस किया। मैंने क्या किया, इस मेथड को मैं बोलता हूं बैलेंस किया। क्या किया मैंने, इसको बोलता हूं बैलेंस किया, इसको बोलता हूं बैलेंस किया, इस जॉइंट को बैलेंस किया। सिमिलरली 3.6 और -5 सी पॉइंट पे कितना है, 3.6 और -5, 3.6 और -5 को ऐड किया कितना है, -1.4। इन दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, -1.4 इंटू 0.67, इंटू 0.67। जो भी आंसर आ रहा है वो अपोजिट साइन में, तो -1.4 में माइनस पॉइंट, फिर से देख लो, 3.6 - 5 किया तो आया -1.4, -1.4 पे 0.67 से इंटू कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ। तो जो अगर ये दोनों माइनस का है तो अपोजिट साइन हो गई +9.4। सिमिलरली फिर से इन दोनों को ऐड किया तो 3 - 6 - 5 तो -1.4 इंटू कितना कर दूंगा 0.33, आंसर आ रहा -0.46, लेकिन आपका टोटल आएगा +0.46, अपोजिट साइन में लिखना है। कैसे आ रहा परेशान नहीं होना, जब मैं करा दूंगा तो बाद में लिख दूंगा वैल्यू कैसे आई, समझ में आ जाएगा। फिर से देख लो क्या किया, इस जॉइंट पे कितना मोमेंट 6 - 2.4 तो टोटल मोमेंट आया 3.6। ठीक है, इसको समझाने के लिए कितना मोमेंट आया 3. इस जॉइंट पे पर्टिकुलर कितना है 6 - 2.4 कितना आया 6 - 2.4 मतलब 3.6। 3.6 का 0.29% यहां और 3.6 का 0.71% यहां, जो भी आंसर आएगा उसको अपोजिट साइन के साथ लिखना है। तो फिर से देख लो क्या लिखा मैंने 6 - 2.4 3.6 आया टोटल इस पे मोमेंट इंटू 0.29 किया, इंटू 0.29 करने में 1.04 आया। अगर प्लस का आ रहा तो माइनस लिखूंगा, माइनस का आएगा अगर सॉल्व करने का तो प्लस लिखूंगा, उल्टा लिखना है। फिर वही लिखा 6 - 2.4 ऐड किया तो 3.6 इंटू 0.71, जो आंसर आ रहा प्लस में आया तो उसको अपोजिट में लिख दूंगा -2.56। इसको बोलते हैं बैलेंस किया, जॉइंट को क्या किया बैलेंस। सिमिलरली 3.6 और -5 तो 3.6 और -5 कितना हो गया -1.4 इंटू कितना परसेंट 0.67%, तो इंटू 0.67 तो -0.94 आ रहा। माइनस अगर कैलकुलेशन में आ रहा था अपोजिट साइड में क्या लिखूंगा +0.94। सिमिलरली 3.6 - 5 तो कितना है -1.4 और इंटू कितने से कर दूंगा 0.33 से, जो भी आंसर आ रहा तो -0.46 आ रहा तो उसको कितना कर दूंगा +0.46। इसको बेटा बोलते हैं बैलेंस किया। इसको क्या बोलते हैं, मैंने क्या कर दिया, इसको मैं बोलता हूं बैलेंस किया। क्या किया बैलेंस, इसको आगे से लिखूंगा अब भी। क्या किया मैंने, इसको बैलेंस किया। क्या किया मैंने, इसको बैलेंस, इस मेथड को मैं बोलता हूं बैलेंस किया, इसको मैं बोलता हूं बैलेंस किया। तो मैंने लिखा था कि मेरी अगर दोनों इन फिक्स है तो मेरी 3 मोमेंट, अगर दोनों इन फिक्स है तो मेरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टार्ट होगा बैलेंस है। कहां से स्टार्ट होगा बैलेंस से, तो बैलेंस कर दिया मैंने। क्या कर दिया, इसको बोलते हैं बैलेंस करना। क्या कर दिया बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप रहेगी इसकी कैरी ओवर हाफ। कैरी ओवर हाफ मतलब क्या है, अपन ने कैरी ओवर हाफ में बोला था अगर फिक्स्ड एंड होगा तो आधा कैरी ओवर हाफ होगा,
अगर सिंपली सपोर्टेड तो कुछ भी कैरी ओवर हाफ नहीं होगा। तो और इंटरमीडिएट के लिए भी हाफ होगा। इसका मतलब इसका आधा यहां जाएगा क्योंकि ये फिक्स है, इसका आधा यहां जाएगा, इसका आधा यहां जाएगा और इसका आधा यहां जाएगा। आधा क्यों जा रहा? क्योंकि दोनों एंड क्या है? फिक्स है। दोनों एंड क्या है? फिक्स है। और इंटरमीडिएट के लिए भी कितना कैरी ओवर हाफ होता है? मैंने लिखा था पिछली क्लास में 1/2। तो क्या कर दो? आधा कर दो विद साइन। तो 0.46 डिवाइडेड बाय 2। तो इस सपोर्ट पे इसके कारण जो मूवमेंट आएगा वो आएगा 0.23। 0.94 डिवाइडेड बाय 2, 0.94 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.47 माइनस 2.56 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ गई -1.28 माइनस 1.04 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गई -0.52। तो मैंने मोमेंट को क्या कर दिया? आधा। इसको मैंने क्या बोला था पढ़ाते समय? कैरी ओवर। इसको क्या बोलता हूं? कैरी ओवर हाफ। क्या बोलता है इसको? कैरी ओवर हाफ, है ना। तो अब आगे चलते समय इसको मैं लिख दूंगा सी या COF, जो भी लिखना हो सी लिख देना। सी मतलब कैरी ओवर हाफ। तो पहली स्टेप में क्या किया मैंने? पहली स्टेप में बैलेंस किया और अगली स्टेप मेरी कैरी ओवर हाफ। और अब क्या होगा? अब रिपीटेशन चलता रहेगा, बार बार यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी अप टू कहां तक? जब तक वैल्यू 0.01 के आसपास नहीं आ जाए, क्योंकि मैंने 2 पे फिक्स किया। तो अब क्या करना है? इसको जोड़ना है, बैलेंस करना है। तो यहां कुछ नहीं, तो कितना बचा बेटा? 0.47 का 0.29 यहां आ जाएगा, तो ये आया प्लस का 0.14, तो मैंने लिख दिया माइनस का 0.14। अपोजिट साइन के साथ लिखना है। फिर 0 प्लस 0.47 मतलब सर 0.47 का इंटू इससे कर दिया, तो 0.47 इंटू 0.71, तो सर कितना आ गया? 0.33। प्लस का आया तो मैंने माइनस लिख दिया। फिर कितना है? -1.28 प्लस 0, कुछ नहीं तो 0 ही हुआ। तो कितना आएगा इस जॉइंट पे? -1.28। तो मैंने लिखा -1.28 इंटू कितना? 0.67, तो ये वैल्यू आई माइनस का 0.86, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस का 0.86। सिमिलरली -1.28 इंटू कितना कर दूंगा? 0.33 कर दूंगा, तो ये वैल्यू माइनस की 0.42 आ रही, मैं लिख दूंगा प्लस की 0.42। फिर क्या किया बेटा? इसको मैंने बोला बैलेंस किया। क्या किया? बैलेंस। फिर अगली स्टेप कैरी ओवर, फिर बैलेंस, कैरी ओवर, बैलेंस, कैरी ओवर। कब तक चलेगा? जब तक कि ये वैल्यू 0.01 के आसपास नहीं आ जाती। तो फिर मैंने इसका आधा यहां किया, इसका आधा यहां किया, इसका आधा यहां किया और इसका आधा यहां किया। क्यों किया? क्योंकि फिक्स्ड एंड है या इंटरमीडिएट एंड है, तो कैरी ओवर हमेशा कितना होगा? आधा होगा। तो अब क्या हो जाएगा? -1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो -0.07। इसका आधा यहां, तो 0.33 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ गया आपका -0.17। 0.6 का आधा करेंगे तो आएगा +0.43। 0.86 डिवाइडेड बाय 2 0.43, और 0.42 का आधा करेंगे तो +0.21। 0.42 का आधा करेंगे तो +0.21। क्या कर दिया बेटा? इसको कैरी ओवर हाफ कर दिया। क्या कर दिया? कैरी ओवर हाफ कर दिया। तो कैरी ओवर हाफ करके सी लिख दिया। और फिर क्या कर दूं? फिर से मेरी वही स्टेप, क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस करने में क्या? कुछ नहीं, तो 0 प्लस 0.43, तो 0.43 इंटू कितना सर? 0.29 कितनी वैल्यू आ गई सर? 0.12। ये प्लस में तो ये काय में आएगी सर? माइनस में। सिमिलरली 0.43 इंटू 0.71, 0.43 इंटू 0.71, तो कितनी आ जाएगी? 0.31 पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस में। 0.17 इंटू कितना? 0.67, तो 0.17 इंटू 0.67, तो ये वैल्यू आ गई माइनस में आ रही, तो हम किस में लिख दूंगा? प्लस में 0.11। फिर वही -0.17 इंटू 0.33, तो ये आई सर -0.06, मैं लिखूंगा +0.06। ये ध्यान रखना, या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब इंटू करते तो खुद ही माइनस लगा लेना इनके आगे, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या कर दिया सर? इसको मैंने बोला बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया? बैलेंस। अगली स्टेप फिर क्या हो जाएगी बेटा? कैरी ओवर हाफ। इसका आधा यहां, इसका आधा यहां, इसका आधा यहां। तो फिर से कर दो जरा, कितना आ रहा? तो 0.12 का आधा करूंगा सर, तो -0.06। 0.31 का आधा करूंगा सर, तो 0.16। 0.11 का आधा करूंगा सर, तो 0.06। 0.06 का आधा करूंगा तो 0.03,
और माइनस प्लस ढंग से लगाना, माइनस प्लस छोड़ा और क्वेश्चन गलत हुआ। ऐसी कब तक चलती रहेगी? जब तक या तो ये वैल्यू 0.01 नहीं आ जाए या ये वैल्यू वापस बार बार रिपीट नहीं होने लगे, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अभी फिर मैंने क्या किया? कैरी ओवर हाफ किया। क्या किया? कैरी ओवर हाफ सी। अगला क्या हो जाएगा? फिर क्या करना है सर? बैलेंस। कैसे हो जाएगा? 0.06 इंटू सर 0.29, तो सर प्लस का आ रहा तो मैंने माइनस में लिख दिया। फिर वही 0.06 इंटू चाहो तो -0.71 लिखो तो साइन बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो -0.04। फिर क्या हो गया सर? -0.16 इंटू, मैं क्या कह रहा हूं, माइनस से इंटू करो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर दो, -0.67, तो सर +0.11। फिर वही -0.16 इंटू माइनस से ही कर दूं तो -0.33 कर दूं तो सर प्लस का 0.05। क्या किया बेटा? बैलेंस किया। अगली स्टेप फिर क्या हो जाएगी सर? फिर से कैरी ओवर हाफ कर दो, तो इसका आधा यहां, इसका आधा यहां, इसका आधा यहां, इसका आधा यहां, तो -0.02 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो सर देखो 0.01 यहां तो आ गया, अच्छी बात है। यहां -0.02 आ जाएगा, ये 0.06 आ जाएगा, ये 0.03 आएगा। फिर क्या कर दूं सर? बैलेंस कर दूं। ये क्या किया मैंने? कैरी ओवर हाफ। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? 0.06 इंटू माइनस का 0.29, तो सर ये आ गई -0.02। ठीक है। फिर 0.06 इंटू माइनस का 0.71, तो माइनस का 0.04, -0.02 इंटू माइनस का 0.67, तो सर प्लस का वैल्यू 0.01, माइनस का 0.02 इंटू वैल्यू माइनस का 0.33, तो सर 0.01। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर? इसको मैंने बोला, मैंने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू मेरी वहां तक पहुंच गई है, तब भी मैं आखिरी एक और बार कैरी ओवर करता हूं, तो -0.01 ये आ जाएगी, -0.02 ये आ जाएगी सर 0.01, और ये भी आ जाएगी 0.01, इसलिए 2 पे फिक्स कराया। और अब मेरी आखिरी स्टेप हो जाएगी। फिर क्यों? क्योंकि सब चीजें वैल्यू ऐसे ही हो गई, तो मैंने बोला अब ध्यान से देखना है, तो क्या हो जाएगा? 0.01 इंटू -0.29 सर, तो 0.00 माइनस का, फिर 0.01 इंटू माइनस का 0.67, तो माइनस का 0.01, फिर माइनस का 0.02 इंटू माइनस का 0.67, तो प्लस का 0.01, और माइनस का 0.02 इंटू माइनस का 0.33, तो प्लस का 0.01। अब फिर से देखेंगे, अगर कल मैंने मेथड लिखाई थी तो मैंने क्या लिखा था? मैंने क्या लिखा था कि अगर बोथ एंड फिक्स होंगे, तो क्वेश्चन खत्म होगा बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ एट फिक्स्ड एंड। बैलेंस तो मैंने कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया बेटा? ये मैंने बैलेंस तो कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया? बैलेंस तो कर दिया। और बैलेंस के साथ साथ जहां फिक्स्ड एंड होगा, कहां? जहां फिक्स्ड एंड बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट, जहां फिक्स्ड एंड होगा वहां कैरी ओवर हाफ होके, जहां फिक्स्ड एंड होगा उसका कैरी ओवर हाफ करना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन खत्म होगा। तो मैंने इसका आधा यहां भेजा, 0.01 आया, इसका आधा मैंने यहां भेजा, तो 0 का आधा 0.0 आया। यहां करने के बाद ऐसी आप 2 लाइन लगा दोगे और इसको लिखोगे बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ, बैलेंस एंड कैरी ओवर हाफ। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी क्या है ना? बस पहली स्टेप नहीं समझ में आएगी तो अपन अभी लिख देंगे क्यों आ रही है। और अब कुछ नहीं करना है, जहां मेरी वैल्यू इन तरीके में आ जाती तो मैं वहीं खत्म कर देता हूं। तो ये आ चुकी पूरी वैल्यू वैसी, तो अब कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधे जोड़ देना है। तो एक बार इस लाइन को जोड़ लो, तो -6 -0.52 -0.07 -0.06 -0.01 -0.01 और 0। तो ये जो मूवमेंट आ गया, ध्यान से देखना, ये मूवमेंट मेरा कहलाता है फाइनल मूवमेंट -6.67। ठीक है। सिमिलरली इसको जोड़ दो, तो 6 -1.04,
-0.14, -0.12, -0.02, -0.02, तो ये वैल्यू आ गई मेरी प्लस की 4.66। अब एक चेक बता रहा हूं, अगर ऐसा इंटरमीडिएट है तो बीए का जितना वैल्यू उतना ही बीसी का होगा, और आप कौन सी लोगे, अपोजिट साइन। तो ये कैलकुलेशन करके -4.66 आना चाहिए तो सही है, नहीं तो आपने क्या कर दिया है, नहीं तो आपने गलत कर दिया है, नहीं तो आपने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो बी ए कितना आया +4.66, तो बीसी कितना आएगा -4.66 आना चाहिए। चेक कर लीजिए, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपने क्या कर दिया है, कहीं गलत कर दिया है। तो विद साइन जोड़ते जाना, -2.4, -2.46 सॉरी 56, +0.47, -0.33, +0.43, -0.31, +0.06, -0.04, +0.06, -0.04, +0.01, -0.01। तो ये आपकी वैल्यू -4.66 आ रही है। आप मेरे साथ कैलकुलेटर चला लेना, नहीं तो बोलोगे ये आपने जानबूझ के लिख दी, है ना। इसको जोड़ दो, तो जितना सी भी आना चाहिए उतना सी डी अपोजिट साइन पे आना चाहिए। जोड़ के दिखाओ, तो 3.6 प्लस 0.94 माइनस 1.28 प्लस 0.86 माइनस 0.17 प्लस 0.11 माइनस 0.16 प्लस 0.11 माइनस 0.02 प्लस 0.01 माइनस 0.02 प्लस 0.01, तो 3.99 वैल्यू आ रही। इधर कितनी आनी चाहिए, -3.99 आनी चाहिए। अगर आ गई तो सही है, नहीं तो गलत है। तो सॉल्व कर लो, तो -5 प्लस 0.46 प्लस 0.42 प्लस 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.01 प्लस 0.01, तो ये माइनस की 3.99 आ रही। इसका मतलब सर आपने जो किया है वो सही है। उसके बाद इसको जोड़ दो, यहां इसका कोई चेक नहीं होता। तो 5 प्लस 0.23 प्लस 0.21 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.01, तो ये सर आया 5.52, है ना। तो बेटा ये जो निकाला है, ये जो निकाला है, इसी का सुंदर सा नाम है फाइनल मोमेंट। क्या निकाला बेटा, फाइनल मोमेंट। इसको जल्दी से उतार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जल्दी से उतार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको जल्दी से उतार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कहलाती है बेटा मेहनत करके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और जैसे ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बन गई तो फिर क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जैसे ही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। उतार लिया होगा, फिर से एक बार चेक कर लो क्या किया, क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा एबीसीडी बीम था, ज्वाइंट को बनाना पड़ेगा। तो ज्वाइंट एक डब्बा बीसी का लिए हो गया, एक सी के लिए हो गया। तो ये हुआ ए, ये बी डब्बा बना लिया, ये सी का डब्बा बना लिया, डी। बी पे 2 मेंबर बी ए और बी सी पे 2 मेंबर सी बी और सी डी, तो डब्बे के अंदर लिख दिया। इस डब्बे के अंदर क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल के हिसाब से जो वैल्यू आई थी बी ए की वो आई 0.29, बी सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया वो आया 0.71, सी बी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आया वो 0.67, सी डी का जो फैक्टर आया वो 0.33। तो इस सबसे पहले डब्बे पे मेरे को क्या बनाना है, अब समझते जाना बेटा। सबसे पहले ये डब्बों पे क्या लिखना है, ये जो डब्बों पे मैंने वैल्यू बनाई है, ये डब्बों पे मेरी वैल्यू होती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। उतारने के बाद ही ये लाल पीला हरा गुलाबी करना। ये भी क्या है, ये भी मुझे समझ में आ गया कि दोनों मेरे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। दोनों मेरे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके बाद क्या करना है, ये तो मैंने लिख ही दिया कि स्पान पे जो मेरा फिक्स्ड मोमेंट आया ए बी पे वो -6 आया, बी ए पे कितना आया था, कॉपी पलट के देखेंगे तो +6 आया, बी सी पे कितना आया था, -2.4 आया था, सी बी पे कितना आया था, +3.6 आया था, सी डी पे कितना फिक्स्ड मोमेंट था, -5 आया था, और डी सी पे +5। इसको मैं बोलता हूँ फिक्स्ड मोमेंट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया ये फिक्स्ड मोमेंट है। मेन चीज ये है कि सर ये कहाँ से आई, मेन चीज आपकी ये है कि ये कहां से आई। फिर से देखते हैं, इसको अपन ने बोला था कि जब भी मेरे दोनों एंड फिक्स्ड होंगे तो मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, अगर मैं देखता हूं मैंने स्टेप में लिखाया था कि मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैलेंस से,
क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैलेंस से, है ना। तो बैलेंस करने में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला इस जॉइंट पे टोटल मोमेंट कितना, 6 - 2.4। कैलकुलेटर से मैंने 6 - 2.4 किया तो आया 3.6, और 3.6 आया, प्लस आया, माइनस आया, जो भी आया, इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को विथ माइनस साइन लिख देना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को विथ माइनस साइन लिख देना, आपका काम चल जाएगा। नहीं तो हर बार आप नहीं लिखोगे माइनस साइन तो पता चलेगा कि ये वैल्यू प्लस माइनस का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इस बी जॉइंट पे कितना मूवमेंट, 6 - 2.4, तो प्लस 3.6 इंटू -0.29 किया, जो वैल्यू आई वो यहां लिख दी, तो -1.04। फिर वही 6 - 2.4 मतलब 3.6, इसमें -0.71 से याद इंटू किया तो कितना आया, -2.56। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आप क्या कर दो, माइनस से इंटू कर दो तो चल जाएगा। सिमिलरली 3.6 और -5 को ऐड किया तो -1.4 आया, और -0.67 से इंटू किया तो अल्टीमेटली +0.94 आया। वैसे ही 3.6 और -5 को ऐड किया तो सी पे टोटल मोमेंट कितना आया, -1.4, और उसको -0.33 से इंटू याद किया तो 0.46 प्लस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ऑलवेज माइनस के साथ इंटू कर लेना, तो आपका ये जो साइन कन्वेंशन है उसके उलझन नहीं रहेगी। तो मैं यहां लिख देता कि ये वैल्यू कैसे आई, ये बस मेरे को लिखना ही जरूरी है, इसको समझते चलना। तो मैंने लिखा ये मेरी -1.4 कैसे आई, ये मेरी -1.4 कैसे आई, वो मैं लिख दूंगा, ताकि मुझे क्या हो जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं कभी भी उठा के देखूं वैल्यू कैसे आई तो मुझे समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कैसे आई वो मैंने लिखा, ये वैल्यू 1.4 कैसे आई तो मैंने लिखा, ध्यान से देखें, मैंने लिखा 6 - 2.4, मैंने लिखा 6 - 2 करना ऐड है, लेकिन जो भी साइन के साथ आ रहा है वो लिख दो। तो मैंने लिखा 6 - 2.4, गलत है क्या, उस जॉइंट में कितना आ रहा था, 6 - 2.4 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो वो कितना था, तो माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF, तो DF की वैल्यू कितनी थी, 0.29, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा। सिमिलरली -2.56 कैसे आया, एक गोला बना के यहां लिख देता हूं। तो फिर मैंने लिखा कि 6 और 2.4 को ऐड कर दिया, तो मैंने लिखा 6 - 2.4 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना था, 0.71, तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा -2.56। किसी को कोई दिक्कत, ये आपको बनाना है, ये आपको अपनी कॉपी गंदी करनी है पहले क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल जब पेपर में करोगे तो नहीं करनी, ये केवल अभी जब आप पढ़ोगे बार बार तो जब आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं हो, इसलिए काला पीला हरा गुलाबी कर लेना, ताकि जब पढ़ने बैठो तो ये वैल्यू कैसे आई तुरंत देख के समझ में आ जाए, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ये सब चीजें आसान रहेंगी। प्लस एक चीज याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट मेथड टॉस 2 या स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 में भी आता है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि वहां फिर ये इतना बेसिक नहीं बताने जाएगा। कोई भी बोलेगा टॉस 1 में तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ी थी, उसी में एडवांस फॉर्म है, इसका मतलब वो मान के चलेगा कि आपके मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक बहुत क्लियर हैं, और नहीं भी होंगे तो नहीं पढ़ाएगा। कोई अच्छा वहां साहब रहा तो वो जरूर पढ़ा देगा, लेकिन कई तो बोलेंगे आपने जब फर्स्ट ईयर उसमें टॉस 1 में पढ़ लिया था, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 में पढ़ लिया था, तो यहां मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ये सब बेसिक नहीं बताएगा, वो आगे चलेगा। लेकिन आप इस तरीके से लिख लेंगे, फिर कॉपी उठा के घर पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तो वैल्यू ऐसे आई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या किया, अगली ये 0.94 कैसे आई वो लिख दिया। तो ये 0.94 भी कैसे आई सर, 3.6 और -5 सी पे जितना मोमेंट आ रहा, तो मैंने बोला 3.6 - 5 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर दूं क्या सर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां कितना बेटा 0.67, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 0.67 रख दी, मेरा काम चल जाएगा। सिमिलरली ये वाला कैसे आया, तो इसको एक गोला बना के यहां लिख देना। ये इसलिए गोला बना के लिखना ताकि आपको बाद में कहीं भूल जाओ तो मालूम तो चले कि कैसे आया। तो ये वैल्यू कैसे आई, तो इसको मैंने लिख दिया। फिर क्या किया सर, इस जॉइंट पे 3.6 - 5 इंटू माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर दोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां का 0.33 था, तो ये आंसर आ जाएगा। या तो इस तरीके से लिख लो, या ऐसा लिख सकते हो 6 - 2.4 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और यहां लिखोगे आंसर विद अपोजिट साइन, तो वो थोड़ा टफ पड़ता है आंसर विद अपोजिट साइन। इससे अच्छा इन्हीं सबको या तो आप लिखते समय
पेंसिल से हर जगह माइनस माइनस लिख लेना क्वेश्चन करते समय, बाद में वो पेंसिल से माइनस हटा देना, अपने आप चीजें बन जाएंगी। क्या बोला? पेपर करते समय इनको सबको पेन से लिखना, इसके आगे माइनस पेंसिल से, इसके आगे माइनस पेंसिल से, माइनस माइनस पेंसिल से कर देना। सॉल्व करने के बाद उसको मिटा देना, मिटा जरूर देना, नहीं तो पिक्चर उलझ जाएगी। तो पहली स्टेप कहां से आई मुझे समझ में आ गया। अब तो नहीं दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर 0.92 कैसे आया, तो वो तो समझ में आ ही रहा है। ये 0.292 कैसे आया, तो कुछ नहीं सर, कैरी ओवर हाफ है, तो ये -1.04 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो सर आ जाएगा। ये 0.47 कैसे आया, तो ये 0.47 भी मुझे दिख रहा है कि इसका आधा, तो मैंने यहां लिख दिया 0.47 कैसे आया। ये 0.47 कैसे आया, तो ये मैंने यहां लिख दिया। तो सर 0.47 में कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या कर दिया सर मैंने, आधा कर दिया 0.94 डिवाइडेड बाय 2 का, कोई दिक्कत नहीं। सर ये -1.28 कैसे आया, तो वो मैंने यहां लिख दिया कि सर कुछ नहीं किया, -2.56 जितना भी मूवमेंट था जिस साइन के साथ था उसका आधा कर दिया, तो कैरी ओवर हाफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि या तो ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है या फिक्स सपोर्ट है, और कैरी ओवर हाफ पढ़ते समय मैंने पढ़ा था कि आपका फिक्स हो या आपका इंटरमीडिएट हो तो हाफ ऑफ द मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अगर ये सिंपली सपोर्टेड हो या हिंज हो या रोलर सपोर्ट हो तो मूवमेंट हाफ नहीं 0 जाएगा, इसलिए वो ध्यान रखेंगे आगे के लिए। सर ये 0.23 कैसे आया, तो वो एक डब्बा और बना दिया, तो ये हो जाएगा सर कितना, 0.46 डिवाइडेड बाय 2। तो सर ये 2 डब्बों से काम चल जाएगा, नहीं एक स्टेप और आप बढ़ा लेंगे, फिर तो जीवन भर रिपीटिंग प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगली वैल्यू कैसे आएगी, कुछ नहीं करना सर, इन दोनों को जोड़ दो, तो कुछ था ही नहीं। 0.47 इंटू दिस, 0.47 इंटू दिस, वो भी अपोजिट साइन के साथ, तो 0.14 कैसे आया सर, इसको और लिख देता हूं यहां, तो ये मेरा -0.14 आया सर। कैसे आया, तो मैंने लिख दिया कि सर यहां कुछ नहीं था, तो मैंने लिखा 0.47 इंटू, दिख रहा है क्या, एक बार मेरे को देख लेने दीजिए ये, ठीक है। 0.47 इंटू किससे इंटू कर दूं, इस इंटू कर दूं सर मैं माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो इसके लिए मुझे मालूम है कितना है सर, 0.29 है, तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। 0.29 है तो मेरी वैल्यू निकल जाएगी। ये 0.33 कैसा आ गया, तो सर ये 0.33 को यहां मैंने लिख दिया, तो सर ये 0.33 कोई बड़ी बात नहीं है। 0.47 इंटू सर माइनस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहां 0.71 है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 0.86 कैसे आएगा, तो ये भी मैं बता देता हूं कि 0.86 कैसे आएगा सर, कोई बड़ी बात ही नहीं है। एक गोला बनाया, इसको यहां लिख दिया सर, क्या किया मैंने, -1.28 इंटू प्लस ये कर दिया, तो कुछ है ही नहीं, तो -1.28 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू कितनी, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 0.67 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 0.42 कैसे आएगा, तो फिर एक गोला बना के लिख दिया, तो थोड़ा बड़ा बड़ा आप कॉपी में लिखना तो आपको याद रहेगा। तो 0.42 मतलब -1.28 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू इसके इस पे 0.33 है ना, किसके साथ इंटू करना, माइनस के साथ, ये ध्यान रखना, इंटू माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो यही चीज प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, और खत्म कहां होगा, फिक्स्ड एंड पे कैरी ओवर हाफ, फिक्स्ड में, इंटरमीडिएट में नहीं, तो फिक्स में कैरी ओवर हाफ में खत्म होगा, ऊपर से जोड़ देंगे, तो ये मेरा फाइनल मोमेंट है। इस गोले को भी वीडियो रोक के आराम से लिख लो, समझ के लिखना, जैसे मैंने बताया वैसे लिखना, और केवल एक क्वेश्चन पे लिखने के लिए बोल रहा हूं, बाकी सब में नहीं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता होना चाहिए कि क्यों किया, काहे के लिए किया, फालतू टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, है ना। बड़ा अजीब सा दिखेगा चित्रकला, कोई बोलेगा बताओ कि सर कैसा पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ा नहीं रहा बेटा, ये जब आप बाद में पढ़ोगे और बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा तो उस केस में लगेगा कि पता नहीं ये वैल्यू कहां से आई, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर सब पता चलने लगेगा। तो पहली बार आपकी चित्रकला दिखने देना कॉपी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेबल बिल्कुल बीचों बीच बनाना पन्ने के, और आजू बाजू ये कहानी लिखते रहना। तो ये आपने बना लिया, कुछ करना नहीं था, इसको बार बार रिपीट करेंगे अप टू कहां तक, या तो ये वैल्यू रिपीट होने लगे या एटलीस्ट 0.01 तक जाएं। 0.01 के बाद कम नहीं जाएंगी, क्योंकि कैलकुलेटर मैंने फिक्स कर दिया है 2 पे। इसका इंपैक्ट समझो कि कभी भी याद रखना, इन दोनों को जोड़ने के बाद
जितना मूवमेंट यहां आ रहा उतना ये आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का जितना नेट मूवमेंट आ रहा वो इन दोनों का टोटल आएगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो उतना ही मूवमेंट आएगा जितना ही है, इसलिए बैलेंस बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो उतना ही मूवमेंट आएगा जितना ही है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। इन दोनों को ऐड कर लो उतना ही मूवमेंट आएगा जितना इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसी को तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तभी तो बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और वो किस पे डिपेंड हुआ? केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और लेंथ ऑफ द सपोर्ट पे। सिमिलरली इसको भी देख रहे हैं आप, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद वही वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। तो हर जगह ये बैलेंस होता है, हर जगह बैलेंस होता है। कहीं किसी क्वेश्चन पे यहाँ 0.01 और आप दोनों जगह 0.01 लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टोटल मिला के कितना होना चाहिए? ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस कर रहा है। आखिरी में कैरी ओवर हाफ पे ही हमने को जहां भी फिक्स होगा खत्म करना है, तो 0 का आधा 0 और इसका आधा 0। इस 0.01 का आधा होना चाहिए 0.005, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर को मैंने कितने पे फिक्स कर दिया था? 2 पे। नहीं करता तो ये चलता रहता, फिर बैठे रहते। तो इसको उतार लिया आपने, ऐसे गोला पोला बना लिया वीडियो रोक के। अब मेरा लास्ट काम बचा है जिसको मैं बोलता हूं डायग्राम। अब मेरा आखिरी काम बचा है जिसको मैं बोलता हूं डायग्राम। और डायग्राम मुझे 2 ही बनाने हैं, एक तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है और दूसरा मुझे बनाना है डिफ्लेक्टेड शेप। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय याद रखना, एक तरफ से वैल्यू कंसीडर करना चालू करना। तो ये अल्टरनेट वैल्यू लोगे, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। इसकी अल्टरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको अपोजिट साइन के साथ लिख देना, इसकी 4 वैल्यू। तो ये है आपका मूवमेंट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरा ए पॉइंट पे मूवमेंट हो गया, -6.67, बी पॉइंट पे मूवमेंट हो गया -4.66, सी पॉइंट पे मूवमेंट हो गया -3.99 और डी पॉइंट पे, क्योंकि अल्टरनेट वैल्यू पे आना चाहिए, तो ये फिर ये छोड़ ये, फिर ये छोड़ ये, तो इसकी अल्टरनेट वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं है तो उधर माइनस में लिख दो, तो ये आपका md की वैल्यू हो गई। तो ये आपके क्या है बेटा? ये आपके मूवमेंट है। तो ma, mb, mc और md की मूवमेंट की वैल्यू, अल्टरनेट वैल्यू ले लेंगे एक तरफ से चालू करके क्वेश्चन में। क्या ले लेंगे? अल्टरनेट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, अल्टरनेट वैल्यू ले लेंगे। तो मैं इसको, अगर ये यहाँ कट रहा है तो ये 5.52 का अपोजिट -5.52, इसको मैं मिटाकर अब डायग्राम बनाना सिखाता हूं। और अब तो डायग्राम में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वैल्यू आ गई मेरी, इतनी मेहनत करके किसकी वैल्यू आ गई वो भी लिख देता हूं। तो मेरी वैल्यू आई MA की, अल्टरनेट वैल्यू के हिसाब से MA की वैल्यू आई -6.67, MA की वैल्यू आई -6.67, MB की अल्टरनेट, अगर ये ली तो अगली छोड़, अगली ली कितनी? -4.66। सी की बात करी तो सी की अल्टरनेट वैल्यू -3.99 और डी की बात करी तो जब मैं अल्टरनेट जा रहा हूं तो ये वैल्यू ये छोड़ी, ये वैल्यू ये छोड़ी, ये वैल्यू ये छोड़ी, तो अल्टरनेट वैल्यू जो इसकी जो भी साइन होगा, अगर +5.5 है तो अल्टरनेट हो जाएगी मेरी -5.52 किलो न्यूटन मीटर। तो बेटा ये मैंने क्या निकाल दिया? तो सर ये मैंने फाइनल मोमेंट निकाल दिया है। इसका सुंदर सा नाम होता है, कौन सा मोमेंट है? फाइनल मोमेंट। अब क्या बचा सर? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो उसकी वैल्यू तो बहुत आसान थी सर। फ्री बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू थी? सर? तो पहला, आप जब क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो पहला सपोर्ट आपका क्या लगा है? यूडीएल। तो आपका मैक्सिमम उसके लिए AB स्पान के लिए कितना हो जाएगा मूवमेंट? तो जब यूडीएल लगा तो होता है WL²/8। W माने कितनी वैल्यू है क्वेश्चन पे जब आप देखोगे तो W माने आपकी ये 2, L माने 6² 8। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है या फ्री बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है वो लिख दूंगा। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट आया मेरा 2 × 6² डिवाइडेड बाय 8। तो ये वैल्यू मेरी आ गई +9 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद आएगा स्पान BC और स्पान BC पे लगा है आपका पॉइंट लोड AB डिस्टेंस पे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा WAB/L। तो W की वैल्यू वहां कितनी है? तो क्वेश्चन में आप पीछे देखोगे तो W की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है और लेंथ 5 है। तो अल्टीमेटली आ गया 6 किलो न्यूटन मीटर। और स्पान CD के लिए कितना? तो वो सेंटर पे लगा है। तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो WAB/L लगा दो तो भी वही मतलब है, या WL/4 लगा दो तो भी वही मतलब है। तो W की वैल्यू उसके इस पे है 8, A की वैल्यू 2.5, B की वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय 4।
तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 12.50 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आखिरी था आपका। अब आपको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम कोई बड़ी बात नहीं, जैसा मैंने 3 मोमेंट डायग्राम बनाया था, 3 मोमेंट क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, वैसे इस पे बना दूंगा। और मुझे मालूम है कि फ्री मोमेंट डायग्राम ऑलवेज बनता है फर्स्ट ईयर के SFD-BMD की तरह, फर्स्ट ईयर के SFD-BMD की तरह। इसका मतलब उसके इस पे बेस वैल्यू, बेस लाइन के ऊपर आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, और नेगेटिव बेस लाइन के नीचे। जबकि कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट या फाइनल बेंडिंग मोमेंट के लिए नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे बनती है। तो ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन था उसको बनाया, और अब मेरा आखिरी पार्ट हो गया उस क्वेश्चन का, वो मेरा आखिरी पार्ट हो गया क्वेश्चन का। जो बोला था उसने डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है, जो उसने बोला था डिफ्लेक्टेड शेप बनाना है, और क्या बनाना है, डिफ्लेक्टेड शेप के साथ साथ आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इस पे मेरे को क्या बनाना है बेटा, नाम अगर मैंने देखा था तो ABCD था, ये A, ये B, ये C, ये D, तो इसका नाम मैं चाहूं तो यहाँ E ले लूं, इसका नाम चाहूं तो F ले लूं, इसका नाम चाहूं तो G ले लूं। तो पहला वाला मैं ME लिख सकता हूं, दूसरा वाला मैं MF लिख सकता हूं, और तीसरा वाला मैं MG लिख सकता हूं, माइकल जैक्सन MJ होता है। डायग्राम बना देता हूं। और इसका सेंटर यहां बनेगा, तो इसको डॉटेड बना दिया। सबसे पहला मेरा काम, जैसे मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा था वैसे ही बनाऊंगा, कोई अनोखा तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले मैं खींचूंगा कौन सी लाइन, सबसे पहले मैं खींचूंगा बेस लाइन। इस लाइन का सुंदर सा नाम हो गया बेस लाइन। और मैक्सिमम के लिए या फ्री बेंडिंग मोमेंट के लिए बेस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे निगेटिव, है ना। तो मेरी चूंकि फ्री एंड है तो यहां मोमेंट 0, यहां मोमेंट 0, यहां मोमेंट 0, यहां मोमेंट 0। ई पे वैल्यू आई +9, तो ऊपर बनेगा, ये बना दिया +9। और कैसे बनेगा, पैराबोलिक, तो यूडीएल। पॉइंट लोड की वैल्यू कितनी आई 6 किलो न्यूटन, तो 9 से थोड़ा सा छोटा। और कैसा बनेगा, ट्रायंगल, कोई लोडिंग नहीं है इसलिए। 8 के लिए बात करूंगा तो कैसा बनेगा 12.5, मतलब 9 से भी बड़ा, और दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसको मैंने बोला म्यू डायग्राम था। ये ब्लैक वाला मेरा क्या था बेटा, म्यू डायग्राम। अब सेकंड नंबर पे क्या बनाऊंगा, तो सेकंड नंबर पे मैं बनाऊंगा सर, सेकंड नंबर पे मैं बनाऊंगा क्या, कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट या फाइनल बेंडिंग मोमेंट। इसको अपन बोलते हैं कैलकुलेटेड, क्योंकि इतनी मेहनत करके क्या निकाला, कैलकुलेटेड। ये तो किससे निकल गया था, फॉर्मूले से। तो कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट में उल्टा चलेगा, निगेटिव वैल्यू ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू नीचे, निगेटिव वैल्यू ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू नीचे। ये लाइन का नाम है सुंदर सा, कौन, बेस लाइन। इस लाइन का नाम सुंदर सा सिखाने के लिए लिखा बेस लाइन। तो अब मैंने बोला ए की वैल्यू कितनी, -6.67, तो 9 से छोटी 6 से बड़ी, 6.67 माइनस इधर। उसके बाद मैंने बी बोला -4.66, तो 6 से नीचे, तो -4.66। कैसे मिलाना है सर, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। सी की वैल्यू -3.99, इससे और छोटी, तो ये हो गई मेरी 3.99। कैसे मिलाना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। और लास्ट में फिर डी की वैल्यू 5.52, तो 6 से थोड़ी सी कम 5.52, और इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिला के ये 0। इसमें कोई दिक्कत, फिर से देख लो। इसलिए मैंने बोला था 3 मोमेंट में बहुत आराम से सीखना है, यहाँ आगे सब बन जाएगा। ए पे वैल्यू 6.67, ए पे वैल्यू 6.67, चूंकि कैलकुलेटेड बेंडिंग मोमेंट है तो नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव नीचे, इसलिए 6.67 यहाँ, 9 से छोटा, 6 से बड़ा। ठीक है। बी पे 4.66, तो 6 से छोटा आ जाएगा 4.66। सी पे -3.99, तो और छोटा आ जाएगा 4.6 से 3.99। और डी पे 5.52, मतलब इस 6 से थोड़ा सा छोटा, और 4.66 के बीच में यहाँ। कैसे मिलाना है, सीधा सीधा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। अब ध्यान से देखना, ये 9 कौन सी वैल्यू है, प्लस, तो प्लस लगाया और हैच कर दिया, मतलब ये प्लस ये माइनस। 4.66 कैसा सर, नेगेटिव, कोई बात नहीं। यहाँ इंपैक्ट +6 कैसा, पॉजिटिव, बहुत अच्छे। ये कैसा, नेगेटिव। और सर ये कैसा,
सर पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव यहां भी ज्यादा, पॉजिटिव यहां भी ज्यादा, पॉजिटिव यहां भी ज्यादा, तीनों जगह पॉजिटिव है। तो ये आपका कहलाता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ब्लैक वाला कहलाता है मैक्सिमम। अब इसको बनाना है मुझे डिफ्लेक्टेड, और मैंने बताया था कि जहां जहां फिक्स होगा, जहां जहां फिक्स होगा, अगर ऐसा फिक्स है तो मेरा क्या हो जाता था, कल मैं बात कर रहा था कि जहां मेरा फिक्स है तो फिक्स जहां से मेरा रहेगा तो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके से, जहां से फिक्स है वहां पे नहीं, थोड़ा आगे से जाएगा। लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड है तो डिफ्लेक्टेड शेप मेरा सीधा ऐसा हो जाएगा। और पॉजिटिव होगा तो मैंने बोला था अगर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो नीचे बनेगा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो ऊपर बनेगा। तो देखता हूं कौन सी वैल्यू ज्यादा, पॉजिटिव, चूंकि फिक्स है तो थोड़ा चिपक के बनेगा, थोड़ा चिपक के बनेगा और यहां आके ऐसा हो जाएगा। फिर मैंने बोला क्या हो गया, फिर पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा और इंटरमीडिएट हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे बना दो। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा तो नीचे बनेगा, लेकिन यहां फिक्स्ड एंड है तो थोड़ा सा चिपक के बनेगा। इसका नाम होता है बेटा सुंदर सा डिफ्लेक्टेड शेप। इसका नाम होता है कौन सा बेटा, डिफ्लेक्टेड शेप, है ना। फिर से देख लो, +9, अल्टीमेटली पूरा सेंटर इस स्पान पे कौन ज्यादा है, +9, क्योंकि ये फिक्स है तो क्या होगा, थोड़ा चिपक के बनाना पड़ेगा क्योंकि फिक्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा, और क्योंकि प्लस ज्यादा तो डाउनवर्ड। यहां तो क्योंकि आपका सिंपली सपोर्टेड तो ऐसे ही बनेगा। क्या है वैल्यू, पॉजिटिव +6 ज्यादा तो ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा, और यहां भी क्या है +12.50, तो यहां से तो ये चालू होगा, लेकिन यहां आके क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि फिक्स है तो फिक्स पे थोड़ा सा आगे से जाके डिफ्लेक्शन होता है, इसलिए ऐसा बनेगा, बन गया। उसके बाद अगर मैं बेसिक क्लास की बात करता हूं, और मैंने बोला था अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव को, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव को कट करेगा तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाएगा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाएगा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहलाएगा। और उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को, उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को, उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप पे, उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप पे प्रोजेक्ट कर दूं, अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप पे प्रोजेक्ट कर दूं तो ये कहलाते हैं मेरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मेरा कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये डॉटेड मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, आप पेपर में नहीं बनाएंगे, ये केवल दिखाने के लिए, समझाने के लिए बताया है। आप पेपर में डायरेक्ट जहां जहां बिंदु दिख रही है उसको गिरा दोगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? अब बोलोगे सर बेस लाइन तो काटी नहीं, लेकिन बेटा निगेटिव से पॉजिटिव तो हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव तो हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव तो हुआ। तो जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने साइन को निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव करता है तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को डिफ्लेक्टेड शेप में प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वाले पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इतनी मेहनत करोगे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन खत्म। तो मेरे ख्याल से 3 मूवमेंट से तो कम ही मेहनत करनी है ना, इसलिए 3 मूवमेंट पहले कराई थी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट उसमें ज्यादा थे। लेकिन आपकी मजबूरी है, अगर क्वेश्चन में गलती से भी बोल दिया कि एसएफडी बनाना है तो फिर रिएक्शन सब कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार फिर से देख लो इतना पार्ट, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था टेबल पे अल्टरनेट वैल्यू लेनी, पहली वैल्यू 6.67 आई थी, अगली छोड़ के 4.66 आई थी, उसकी अगली वैल्यू 3.99 आई थी, और 5.52 अल्टरनेट पे नहीं आ रही थी, तो जो वैल्यू यहां थी उसकी अपोजिट साइन, तो वहां प्लस थी तो यहां माइनस हो जाएगी। फ्री बेंडिंग मोमेंट के लिए तो मुझे मालूम है यूडीएल के लिए WL²/8, पॉइंट लोड के लिए WAB/L, और सेंटर के लिए चाहो तो WL/4, नहीं याद तो WAB/L लगा दो, फॉर्मूला में वैल्यू रखो। डायग्राम बनाते समय मेरे को मालूम है कि मेरा जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो मैकेनिक्स की तरह बनेगा, नॉर्मल एसएफडी पीएमडी की तरह बनेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू बेसलाइन के ऊपर, नेगेटिव वैल्यू बेसलाइन के नीचे प्लॉट करूंगा। तो पॉजिटिव वैल्यू 9 आई तो ये प्लॉट की, पॉजिटिव वैल्यू 6 आई तो ये प्लॉट करी, पॉजिटिव वैल्यू 12.50 आई तो ये प्लॉट करी। दोनों के बीच में अगर यूडीएल है तो पैराबोलिक कर्व, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। मिला दिया, पहला ब्लैक वाला डायग्राम जो बनेगा आपका वो कहलाता है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या म्यू डायग्राम। अलग से बनाना ऊपर तो बना सकते हो होशियारी दिखाने के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने बोला
फाइनल मूवमेंट या कैलकुलेटेड बेंडिंग मूवमेंट या मेहनत करके निकालने वाले मूवमेंट में उल्टा चलेगा, निगेटिव वैल्यू बेसलाइन के ऊपर, पॉजिटिव वैल्यू बेसलाइन के नीचे। तो मेरी ए की वैल्यू -6.679 से छोटी, 6 से बड़ी। मेरी बी की वैल्यू -4.66, तो 6 से थोड़ी सी छोटी, 4.66। मेरी सी की वैल्यू -3.99, तो 4.66 से छोटी, 3.99। और मेरी डी की वैल्यू -5.52, तो 6 और 4.6 के बीच में कहीं बना देना 5.52। और सीधे सीधे मिलाना है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से, मिल गया। देखा प्लस का 9 ज्यादा, यहां देखो माइनस, ये प्लस, तो प्लस का 9 ज्यादा तो नीचे की डायग्राम, -4.6 प्लस का 6 तो 6 बढ़ा तो नीचे की तरफ, प्लस का 12.50 बढ़ा तो नीचे की तरफ। और जहां आपका नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, उसको डिफ्लेक्टेड शेप में प्रोजेक्ट किया तो आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्टेड शेप में नीचे बनाया, जहां फिक्स होगा वहां, उस जहां भी फिक्स है तो वहां तुरंत नहीं डिफ्लेक्ट होगा, उसका थोड़ी सी डिस्टेंस के आगे वहां तक तो रजिस्ट करेगा, जहां पकड़ के रखा है किसी ने तो वहां तो रजिस्ट करेगा, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे कम होगा, इसलिए यहां पे तो पैसे के पैसे रहेगा, उसके बाद डिफ्लेक्ट होना चालू होगा। ये तो सिंपली सपोर्टेड एंड है तो आपका ये नॉर्मल रहेगा। और फिर ये नीचे डाउनवर्ड क्यों? क्योंकि तीनों आपके जो मोमेंट की वैल्यू है, जो आपके एचएस पोर्शन की वैल्यू है, वो सेंटर पे मैक्सिमम क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए डिफ्लेक्टेड नीचे। अगर ये नेगेटिव ज्यादा होती तो डायग्राम ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाता। नीचे डिफ्लेक्ट होने को बोलते हैं सैगिंग, ऊपर डिफ्लेक्ट होने को बोलते हैं हॉगिंग। नीचे डिफ्लेक्टेड होने को बोलते हैं सैगिंग, ऊपर डिफ्लेक्ट होने को बोलते हैं हॉगिंग। तो इतना काफी है आज के लिए। ये मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था जिसमें आपने पहली स्टेप लगाई थी, पहली स्टेप आपने लगाई थी फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फॉर्मूले आपको मालूम थे, वैल्यू लगा दी। सेकंड नंबर पे आपने बनाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल, उसमें मैंने सीधा फंडा बनाया कि ज्वाइंट मतलब एक से ज्यादा मेंबर आगे किसी पॉइंट पर जुड़ेंगे तो ज्वाइंट कहलाएगा। अगर फार एंड उस ज्वाइंट से देखने पे अगला वाला एंड, फार एंड अगला वाला एंड अगर फिक्स है तो I/L, अगर अगला वाला एंड सिंपली सपोर्टेड तो 3/4 I/L, रिलेटिव स्टिफनेस की बात कर रहा हूं। इंटरमीडिएट है, इधर भी सपोर्ट है इधर भी सपोर्ट है तो I/L ही होगा। उससे वैल्यू निकाल दी, उससे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जहां जहां रखना था रख दिया। मैंने बोला कि अगर आपका क्या होगा, फिक्स्ड होंगे दोनों एंड से तो क्वेश्चन चालू होगा बैलेंस से। बैलेंस मतलब आपका बी ज्वाइंट पे जितना आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव उसको जोड़ लिया और उस को पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जब इनटू करोगे तो ऑलवेज माइनस से करना, क्योंकि साइन आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या सॉल्व करते समय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के आगे पेंसिल से माइनस लगा देना, पूरा कैलकुलेशन कर लेना और बाद में माइनस पेंसिल का हटा देना, तो भी काम चल जाएगा, गलती नहीं होगी। नहीं तो गलती होने की चांसेस होती हैं। तो वो करके मैंने क्वेश्चन चालू किया। कब तक चलती रही मेरी टेबल, बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, बैलेंस कैरी ओवर, जब तक कि मेरी वैल्यू या तो रिपीट नहीं होने लग जाए एक जैसी पूरी की पूरी, या 0.01 मेरा लास्ट रहेगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर किया है फिक्स 2 पे। फिक्स कैसे करते हैं तो कैलकुलेटर का मॉड 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 दबाते रहो, कब तक, जबकि FIX फिक्स नहीं आ जाए। उस फिक्स के नीचे एक नंबर लिखा तो 1 दबा दूंगा, उसके बाद पूछेगा 0 से 9 के बीच में करना, 2 पे करना तो 2 दबा दूंगा, तो कैलकुलेटर में 0.00 दिखाने लगेगा। पॉइंट के बाद 2 0 मतलब 2 पे फिक्स, पॉइंट का 3 0 तो 3 पे फिक्स, पॉइंट पे 6 0 तो 6 पे फिक्स, 9 0 पॉइंट के बाद तो 9 पे फिक्स। लेकिन अपन करेंगे कितने पे, 2 पे फिक्स। तो वो कर दिया। उसके बाद एक रेशियो वाली बात करी थी, तो शिफ्ट के नीचे सॉल्व के नीचे आप कैलकुलेटर में देखेंगे AB/C वो बटे वाला है, तो आप वैसा करें। जब पूरा सॉल्व कर लें तो AB/C को अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप क्या फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो AB/C को फिर दबा देना, वैल्यू चेंज हो जाएगी, फ्रैक्शन की जगह डेसिमल में, तो याद रखना। और मैंने बढ़ाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल किसी एक ज्वाइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम 1 होना चाहिए, 1 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। वो मैंने चेक किया, उससे टेबल बनाई, पूरा सॉल्व किया, पूरी टेबल को एक एक करके जोड़ दिया। अल्टरनेट मोमेंट लेना तो पहला मोमेंट यहां से चालू करूंगा पहले से, तो उसका अल्टरनेट वैल्यू लूंगा। पहला MA की वैल्यू हो जाएगी, दूसरी MB की वैल्यू हो जाएगी, तीसरी MC की वैल्यू होगी, और D की अल्टरनेट पे नहीं आ रही तो जो वैल्यू वहां आ रही होगी D से पहले वाले पे उसी को अपोजिट साइन ले लूंगा, तो वो D की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए 5.52 वहां प्लस में आ रहा था, लेकिन अल्टरनेट के कारण माइनस में आया। और उसके बाद तो आपको मालूम है SFD BMD, तो खैर इसमें SFD नहीं पूछा, केवल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा तो वो बना दिया। उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल ली, फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाली। UDL था तो WL²/8, पॉइंट लोड था तो WAB/L, और सेंटर लोड था तो WL/4। नहीं भी याद है तो WAB/L से लगा दिया और डायग्राम बना दिया, जैसे कि मैं 3 मोमेंट थ्योरम में बनाता था। इसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों एंड फिक्स।
अगली क्लास में चालू करेंगे दोनों एंड या तो सिंपली सपोर्टेड होंगे या एक फिक्स एक सिंपली सपोर्टेड होगा। तो क्या करना है कुछ नहीं, जितना मैंने लाल पीला हरा गुलाबी किया है उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन देखना, कल की क्लास में पढ़ने के लिए अगेन जो आज पढ़ाया उसको पढ़ लेना, और उसके एक दिन पहले की क्लास जो मेथड में क्या करना था वो कर लेना, और एक बार फॉर्मूले चेक करके देखना कि मुझे याद है कि नहीं, लिख लिख के देखो तो याद हो जाएगा। थैंक यू।